बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ को समझने से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो गैसेस देते हैं। नंबर 1 डिफ्यूजन एंड नंबर 2 इफ्यूजन। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? Diffusion is the mixing of different gases by random molecular motion and collision। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन में होते हैं और इनकी इस मोशन को रैंडम मोशन का नाम दिया जाता है। यानी ये टिक कर नहीं बैठते, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये हर वक्त चारों तरफ मूव करते रहते हैं। इनकी इस मोशन की वजह से इनमें कोलिजन पाई जाती है, यानी ये अपने मॉलिक्यूल्स से भी टकराते हैं और गैस के कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम में गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हैं और इस दूसरे कंपार्टमेंट में गैस 2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने इन दोनों गैसेस को एक सेपरेशन, एक पार्टीशन, एक दीवार के ज़रिए सेपरेट कर रखा था, और ये मॉलिक्यूल अपने ही कंटेनर में घूम फिर रहे थे। इधर से गैस 2 के मॉलिक्यूल भी अपने ही कंटेनर में घूम फिर रहे थे। अगर हम इन दरमियान में से पार्टीशंस को हटा दें तो ये होता है कि गैस 1 के मॉलिक्यूल बड़ी तेज़ी के साथ गैस 2 वाले कंटेनर में जाना शुरू कर देते हैं, और गैस 2 के मॉलिक्यूल बड़ी तेज़ी के साथ गैस 1 वाले कंटेनर में जाना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद दोनों गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं। इस इंटरमिक्सिंग को ही डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। अब ये बात हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, 2 या 3 या 4 गैसेस का आपस में इंटरमिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और इसकी एक और डेफिनेशन भी हम बाज़ बुक्स में डिस्कस करते हैं, जैसे कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। इस बात को भी डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सेंट की बोतल रूम में टूट कर गिर जाए तो जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी देर बाद वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। और डिफ्यूजन लिक्विड भी शो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इफ्यूजन की। इफ्यूजन इज़ व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स escape without collision through a tiny hole into a vacuum। इफ्यूजन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल डायग्राम के साथ समझाई गई है। ये एक कंटेनर है जिसमें कोई भी गैस फिल है, दरमियान में उसके पार्टीशन है, और ये वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई भी गैस नहीं होती, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता, लो प्रेशर कंपार्टमेंट, लो प्रेशर एरिया। और इस दीवार के अंदर हमने एक पिन होल कर दिया, बहुत ही छोटा सुराख पिन नुमा कर दिया। अब यूँ होता है कि गैस के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जब इस पिन होल के ऊपर आता है तो वो इस पिन होल को क्रॉस करके वैक्यूम वाली साइड पे आ जाता है। फिर इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, फिर इस तरह से तीसरा मॉलिक्यूल। अब मूवमेंट में तो वो हैं, मोशन तो वो कर रहे हैं, मगर ये प्रॉपर्टी कोलिजन की वजह से नहीं है। ये प्रॉपर्टी कोलिजन की वजह से थी। इसमें एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे को धक्का मार के खुद भी आगे जाना, दूसरे मॉलिक्यूल को भी ले जाना। इधर कोलिजन नहीं हो रही, बल्कि मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट की वजह से जब भी वो कोई मॉलिक्यूल इस पिन होल की करीब आता है तो इधर से वो एंटर होके वैक्यूम वाली साइड पे आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को इफ्यूजन का नाम दिया जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स का 1 बाय 1 किसी एक छोटे पिन होल से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन या वैक्यूम या लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना इफ्यूजन कहलाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है टायर का पंक्चर होना। जब टायर पंक्चर होता है तो उसमें भी एक पिन होल होता है, और स्मॉल पिन होल से आहिस्ता 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 हवा बाहर निकल जाती है, जिससे
काफ़ी टाइम गुजरने के बाद टायर की हवा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये प्रॉपर्टी इफ्यूजन की वजह से होती है। Statement of Graham's law of diffusion. Under similar conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities. इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस की डिफ्यूजन का रेट यानी डिफ्यूजन की रफ्तार उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शर्त ये है कि गैस को टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस पे रखा जाए, मतलब यानी अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस हैं तो उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और उनका प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो उन गैसेस की जो डिफ्यूजन्स की रफ्तार होंगी उन गैसेस के अपने अपने डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, देखें ये आर है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और हमने इधर शो भी कराया है कि आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डी इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 1 से जाहिर कराया गया है। Let's suppose R1 and R2 be the rates of diffusion of two gases of densities D1 and D2 respectively। दो गैसेस हैं, एक गैस की डेंसिटी D1 है और उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दूसरी गैस की डेंसिटी D2 है और उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इक्वेशंस कुछ इस तरह से अरेंज पाएंगी। R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू K इंटू 1/D1 इक्वेशन नंबर 2। अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि R इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1/D1 का अंडर रूट। अब इधर K आ गया और इक्वल का साइन आ गया, तो ये कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया जाता है तो दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वलेंट का साइन और एक K, दिस इज़ कांस्टेंट। तो R1 के लिए इक्वेशन ये बनेगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस के लिए इक्वेशन ये बनेगी R2 इज़ इक्वल टू K 1/D2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें हासिल हुई। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज़ इक्वल टू D2/D1 होल का अंडर रूट। अब इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इसे इक्वेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्राहम्स लॉ कहा जाता है। And we know that molecular weight is the twice the vapor density। इसका क्या मतलब? Molecular weight is equal to 2 into vapor density। हम ये बात जानते हैं कि जो molecular weight या जिसे molecular mass कहते हैं वो 2 into vapor density के बराबर होता है। वेपर फॉर्म में मौजूद किसी भी गैस के पार्टिकल्स की डेंसिटी को, जिसे हम हाइड्रोजन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, उसे वेपर डेंसिटी कहते हैं। लफ्ज़ डेंसिटी तो हमारी बुक में मौजूद है, वेपर डेंसिटी नहीं है, मगर इसको टेक्निकली समझने के लिए वेपर डेंसिटी के बारे में बताना ज़रूरी था। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू 2D। D स्टैंड फॉर वेपर डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी आप इसे कह दें, डेंसिटी ऑफ वेपर्स। तो उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो D को आप ले आएँ लेफ़्ट साइड पे, तो m/2 इज़ इक्वल टू D बन जाएगा। यूजिंग रिलेशन 5 द ग्राहम्स लॉ इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या होगा, हमने जो पहले इक्वेशन पढ़ी थी उसमें R1/R2 और ऊपर था D2/D1।
D2 की जगह हम पुट कर देंगे M2/2 और D1 की जगह पुट कर देंगे M1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी R1/R2 इज़ इक्वल टू M2/M1। या हम इधर यूँ भी कह सकते हैं कि D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो फिर ग्राम्स लॉ की एक और फॉर्म बन गई कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ इट्स गैस and rate of diffusion of second gas is inversely proportional to the square root of molar mass of gas 2. Demonstration of Grahams law of diffusion. Grahams law of diffusion के लिए जो एक्सपेरिमेंट बुक में डिस्कस हुआ है उसको स्टडी करते हैं। आपने सबसे पहले एक शीशे की ट्यूब लेनी है। ये जो नज़र आ रही है ये एक शीशे की ट्यूब है जो दोनों तरफ से खाली है, इधर से भी और इधर से भी सुराख हैं, ट्यूब बंद नहीं है। हमने क्या किया, हम लेते हैं HCl का सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कॉटन यानी रुई डालकर उसका एक छोटा सा प्लग बनाकर ट्यूब के इस खाली सुराख से उसे एंटर कर देते हैं। और दूसरी जानिब भी हम अमोनिया यानी NH3 का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कॉटन सॉक करते हैं यानी कॉटन को भिगो देते हैं और फिर उस कॉटन के प्लग को उठाकर ट्यूब के इस दाहिने सुराख के अंदर उसे डाल देते हैं। अब इस तरफ भी कॉटन है जो कि NH3 के सॉल्यूशन में भीगी हुई है और इस तरफ भी कॉटन है, रुई है, उसका छोटा सा प्लग है जो ट्यूब के अंदर इंसर्ट है जो कि HCl के सॉल्यूशन में जिसे भिगोया गया है। अब होता यूँ है कि HCl के जो उस सॉल्यूशन से निकलने और बनने वाले वेपर्स होते हैं वो राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं और अमोनिया NH3 के पार्टिकल्स जो गैस फॉर्म में वोलेटाइल हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उस भीगी हुई NH3 के सॉल्यूशन की रुई से, वो इस लेफ़्ट साइड पर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों NH3 के मालिक्यूल और HCl आपस में आकर जिस पॉइंट पे मिलते हैं जो कि ये वाला पॉइंट है, वहाँ पे बनता है NH4Cl। NH4Cl स्टैंड फॉर अमोनियम क्लोराइड और इसकी पहचान ये होती है कि ट्यूब के अंदर वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं जिस जगह पे ये दोनों गैसेस HCl की गैस और NH3 की गैस आपस में टकराने के बाद मिलती हैं, उस जगह पे NH4Cl के वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं। ये जब फ्यूम्स बन जाते हैं तो हम इस ट्यूब के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं और फिर स्केल उठाकर इस ट्यूब की इस साइड से लेकर यानी लेफ़्ट साइड से लेकर इधर तक का फासला जहाँ तक NH4Cl आकर बना वो फाइंड आउट करते हैं तो वो निकला 40.5 सेंटीमीटर। और इधर से हमने देखा तो अमोनिया गैस ने जो फासला तय किया वो था 59.5 सेंटीमीटर। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने ये ट्यूब ली थी 100 सेंटीमीटर की, तो 100 सेंटीमीटर की ट्यूब में गैस HCl के मालिक्यूल्स ने जो सफ़र किया वो है 40.5 सेंटीमीटर और गैस NH3 अमोनिया के मालिक्यूल्स ने जो सफ़र किया वो है 59.5। अब इनकी इस रफ्तार, इनके इस फासले को हम रेट से बिलोंग करेंगे, यानी इक्वेशन हमारे पास है R यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया और दोनों का अंडर रूट। तो ये देखें इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है, ये RNH3 R1, इसे R1 गैस कह लें और इसका मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट ये सामने, ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में है और HCl भी आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। अब हमें रेट का कैसे पता चलेगा, अब हम रफ्तार का आइडिया लगाएंगे। इस फासले से जाहिर है कि अगर गैस के मालिक्यूल्स की रफ्तार तेज़ है तो उन्होंने ज़्यादा फासला कवर किया होगा और अगर उनके मालिक्यूल्स की रफ्तार स्लो है, कम है, तो उन्होंने कम फासला तय किया होगा। तो RNH3 की जगह हम ये वाला RNH3 की जगह हम ये फासला पुट कर देते हैं 59.5 ऊपर पुट कर दिया और फिर HCl की जगह 40.5 सेंटीमीटर नीचे पुट कर दिया और फिर हम क्या करते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर मास भी पुट करते हैं। अब HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17। ऊपर 36.5 का अंडर रूट लेंगे, नीचे 17 का अंडर रूट लेंगे, जो जवाब आएगा उसको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे
और इधर भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.46 इज इक्वल टू 1.46। इस बात का मतलब है कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, यानी R1/R2 इज इक्वल टू √R2 ओवर R1, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ बराबर आई हैं। 1.46 इज इक्वल टू 1.46। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर ना होती तो ग्राहम्स लॉ गलत था। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ग्राहम्स लॉ ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ठीक है। मगर एक बात याद रहे कि इस M और R से हमें क्या पता चलता है। देखें, जो गैस मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रखती होगी उसके मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन की रफ्तार कम होगी, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन होगी, जो रफ्तार होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अब अमोनिया गैस का मास कम है, 17 है, तो रफ्तार भी इसकी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 59.5। और HCl गैस के मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है HCl का, तो 36.5 है, तो उन्होंने फासला भी कम तय किया है। जाहिर सी बात है, आप दो साइडों से दो मोटे बंदे भगा दें और एक साइड से आप मोटे बंदे भगा दें और एक साइड से आप पतले बंदे भगा दें, तो जो जिनका वेट कम है, वज़न कम है, वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे और जो बेचारे वज़नी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो दिस वाज अबाउट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इससे मुतालिक हमने क्विज़ भी आपके लिए बनाया हुआ है। आप इसको पढ़ें, समझें और टेक्स्ट बुक से भी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह से समझा जाता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया करता है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के अलावा, या कभी कभी इस तरह भी आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ कंप्लीट भी आ जाता है 4 नंबर का। कभी कभी सिर्फ ग्राहम्स लॉ आता है मगर डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूर आती है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म नहीं आती।